गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ऑल्स एजुकेशन आप सभी का स्वागत करता है आज के करंट अफेयर्स एंड एडिटोरियल्स सेशन में। आज की तारीख है 24 अक्टूबर 2020 और आज हम बात करेंगे उन टॉपिक्स की, उन इश्यूज़ की जो कि यूपीएससी की रिलेवेंस से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एफएटीएफ से। एफएटीएफ यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट में रखा है। ठीक है, अब आपके दिमाग में कई सवाल आ रहे होंगे कि एफएटीएफ क्या है, ग्रे लिस्ट क्या है, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में क्यों है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, तो इन सारी चीज़ों की हम बात करेंगे। देखिए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क, अभी ये न्यूज़ आई थी, ठीक है, कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अपने जो 27 पॉइंट का एक्शन प्लान होता है किस पे, टेरर फाइनेंसिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग पे, तो उनके जो प्लान है उसको इवैल्यूएट करते हुए पाकिस्तान को कहा है कि ऐसा है, आप पहले भी ग्रे लिस्ट में थे और आप अभी भी ग्रे लिस्ट में ही रहोगे। तो आइए जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि एफएटीएफ क्या है। ठीक है, तो देखिए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, ठीक है, जो कि 1989 में इस्टेब्लिश हुई थी, पेरिस में हुई G7 समिट के दौरान। एफएटीएफ का काम क्या होता है? एफएटीएफ का काम ये होता है कि ऐसे स्टैंडर्ड रखें, ठीक है, ऐसे रूल्स बनाएं जो कि लीगल, रेगुलेटरी और ऑपरेशनल तरीक़ों से मनी लॉन्ड्रिंग की घटना और टेररिस्ट फाइनेंसिंग की जो ये प्रोसीजर होती है, इसको चेक किया जा सके, इसे रोका जा सके। देखिए, हम सभी जानते हैं कि आतंकवादी जो होते हैं, जो टेररिस्ट होते हैं, वो इतने बड़े बड़े हमले करवाते हैं, तो जाहिर सी बात है उन्हें उतने ही बड़े बड़े फंड्स की भी ज़रूरत होती है ना, समझ रहे हो? तो उन्हें फंड कौन देता है? इसे बोलते हैं टेररिस्ट फाइनेंसिंग। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग तो आप सभी जानते हैं, है ना, पैसे का हवाला करना, पैसे की मतलब इधर से उधर करना, ब्लैक मनी को वाइट मनी करना, इन सारी चीज़ों को रोकने का प्रयास कौन करता है? वन एंड ओनली एफएटीएफ, और ये इंटरनेशनल लेवल पे ये काम करते हैं। ठीक है, एफएटीएफ का सेक्रेटेरिएट जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? वो लोकेटेड है वहाँ पे जहाँ पे ओईसीडी का हेडक्वार्टर है, यानी पेरिस में। ठीक है, अब यहाँ से आप एक चीज़ और जान सकते हो, एक चीज़ याद रख लेना, ओईसीडी यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर है पेरिस में, और वहीं पर एफएटीएफ का सेक्रेटेरिएट है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता था कि ये ग्रे लिस्ट क्या है जिस पे पाकिस्तान को रखा गया है, तो देखिए, एफएटीएफ क्या करती है, कंट्रीज़ को दो तरह के लिस्ट में बांटती है, एक ग्रे लिस्ट, एक ब्लैक लिस्ट। तो ग्रे लिस्ट वो कंट्रीज़ होती हैं जिन्हें सेफ माना जाता है, जिन्हें क्या माना जाता है? हेवन माना जाता है। किसके लिए हेवन? मनी लॉन्ड्रिंग के लिए और टेरर फंडिंग के लिए। ठीक है, जिन्हें ऐसा माना जाता है कि हाँ भाई, यहाँ पे टेरर फंडिंग आराम से की जा सकती है और मनी लॉन्ड्रिंग भी यहाँ आराम से हो सकती है। तो जो देश ऐसे होते हैं उन्हें ग्रे लिस्ट में रखा जाता है, और ऐसे देश जो बिल्कुल भी एफएटीएफ के इनिशिएटिव्स को सपोर्ट नहीं करते, जहाँ पे बहुत ही खतरनाक तरीके से टेरर फंडिंग और ये मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटी होती है, उन्हें ब्लैक लिस्ट में रखा जाता है। ठीक है, ये कंट्रीज़ खुद, ब्लैक लिस्ट की जो कंट्रीज़ होती हैं, ये खुद ही टेरर फंडिंग को सपोर्ट करती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़। अच्छा, इसके अलावा ये भी जानने योग्य बात है कि एफएटीएफ जो होता है वो ब्लैक लिस्ट को रेगुलरली रिवाइज करता रहता है। ठीक है, और ग्रे लिस्ट में अगर कोई कंट्री है और वो सुधार नहीं कर रही तो उसे किस में डाल दिया जाता है? ब्लैक लिस्ट में। अच्छा, अब आपके दिमाग में ये भी एक ख्याल आ रहा होगा कि ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में डाल देने से क्या फ़ायदा हो गया। देखिए, ऐसा है कि कई बार क्या होता है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से हर देश को मदद चाहिए होती है, जैसे आपको वर्ल्ड बैंक से मदद चाहिए, आपको आईएमएफ से मदद चाहिए, तो उस कंडीशन में, या आपके देश में निवेश होना है, तो उस कंडीशन में सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि आप एफएटीएफ की किस लिस्ट में हो। ठीक है, जैसे इसका नाम ही है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, है ना, तो देखा जाता है कि आप एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में या ब्लैक लिस्ट में। अगर आप ब्लैक लिस्ट में हो तो आपको कुछ जो फ़ायदे मिलते हैं इंटरनेशनल फ्रेमवर्क में होने के, वो नहीं मिलते, वो फाइनेंशियल सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा आईएमएफ से या वर्ल्ड बैंक से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये इसके फ़ायदे हैं, नुकसान है, सॉरी। नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉकडाउन के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि लॉकडाउन के बारे में ऐसा क्या है जो बात करने लायक है, काफ़ी पुरानी घटना हो गई है। नहीं, देखिए, अभी क्या नया निकल के आ रहा है, अभी ये निकल के आ रहा है कि लॉकडाउन जो लगे हैं पूरे विश्व में कोरोना से बचने के लिए, कोरोना से बचाव के लिए, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहे। बहुत ज़्यादा कि क्या ये मिनिमल स्केल पे भी इफ़ेक्टिव नहीं रहे। लॉकडाउन को, एक आर्टिकल था, ये इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है, उसमें ये लिखा था कि लॉकडाउन एक अननेचुरल एक्सपेरिमेंट है।
ठीक है। और इन्होंने लॉकडाउन की वजह से किसी भी देश ने बहुत ज़्यादा फायदा नहीं पाया, ठीक है। हालांकि उस समय लॉकडाउन लगे हुए थे, फिर भी मार्च के एंड में अगर हम डेटा देखें तो लगभग 170 देशों ने अपने बॉर्डर बंद कर दिए थे। 140 देशों ने WHO के जो कंटेनमेंट मेजर्स होते हैं, यानी जो उनके दी गई सलाह थी कि आप घर से बाहर ना निकलें, लोगों से दूरी बनाए रखें, इन सब का पालन किया। उसके बावजूद 8,81,000 कोविड-19 केसेज आए और 48,000 लोगों की मौत हुई उसी दौरान, ठीक है। आज अगर हम बात करें, इतने दिन हो गए लॉकडाउन, काफ़ी भारत में तो काफ़ी दिन तक लॉकडाउन रहा, उसके बावजूद केसेस 40 गुना बढ़ गए। जो मौतें हैं, डेथ्स का रेशियो है 24 टाइम्स डेथ्स बढ़ गई, ठीक है। और ये तब सब हुआ जब लॉकडाउन बहुत ही इंटेंस तरीके से फॉलो हो रहा था, बहुत ही सीरियसली लॉकडाउन को लोग ले रहे थे, कंट्रीज़ ले रही थी। तो कहने का ये मतलब है कि लॉकडाउन का कोई बड़ा फ़ायदा नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसा है, आप जो ज्ञान दे रहे हैं कि लॉकडाउन का कोई बड़ा फ़ायदा नहीं है, तो आप ही कुछ मेज़र बता दीजिए। यही समस्या है कि हमारे पास कोरोना से लड़ने के लिए अगर देखें तो कोई भी एक इफ़ेक्टिव, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेज़र नहीं उपलब्ध है। और दैट्स वाई ये माना जा रहा है साइंटिस्टों का कि जैसे एक एपिडेमिक में होता है कि हम उसके साथ कुछ साल तक उसी के साथ खुद को रखते आते हैं और धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल होती हैं, कोरोना के साथ भी वैसा ही होगा। ऐसा बहुत सारे साइंटिस्ट का कहना है कि हम इसकी इफेक्टिव वैक्सीन इतनी जल्दी नहीं बना पाएंगे। वी हैव टू लिव अवर लाइफ, हमें अपनी लाइफ कंटिन्यू करनी पड़ेगी अभी कुछ सालों के लिए कोरोना के साथ साथ, ठीक है। तो ये हालांकि कोई अच्छी बात नहीं है, बट फिर भी मैंने इसका जिक्र किया ताकि आप ये जान लें कि लॉकडाउन का क्या इफ़ेक्ट रहा है। क्योंकि हो सकता है यूपीएससी इंटरव्यू में या यूपीएससी जब आप बैठें तो हो सकता है कोई इंटरव्यू पैनल से आपसे ये पूछ सकता है कि लॉकडाउन आपने देखा कितना लगे थे, कितने सक्सेसफुल थे, कितना नहीं, तो वहाँ पर आप इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं PM 2.5 एंड PM 10 ये क्या हैं, ठीक है। यूपीएससी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड्स हैं। देखिए, एक चीज़ होती है AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स में क्या होता है, एयर में कितना पॉल्यूशन है इस चीज़ को लेवल नापा जाता है, ठीक है। और अभी ये न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपा था, प्रिंट हुआ था कि दिल्ली का जो AQI है वो बहुत इस समय पुअर जा रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे ये वर्ड्स थे PM 2.5 एंड PM 10, इसको मैं लेके आया हूँ आपको समझाने के लिए कि ये क्या है। देखिए, PM 2.5 एंड PM 10 क्या हैं, सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स के मिक्सचर हैं जिनका साइज 2.5 या 10 माइक्रोमीटर होता है या इससे कम होता है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, एक एवरेज ह्यूमन हेयर की जो डायमीटर होता है वो लगभग 70 माइक्रोमीटर होता है, और PM 10 और 2.5 का डायमीटर क्या है, 2.5 और 10 माइक्रोमीटर, यानी ये बाल की थिकनेस से भी काफ़ी छोटे होते हैं। अब ये PM 2.5 एंड 10 करते क्या हैं, देखिए ये पार्टिकुलेट्स हैं, ये एयर में मिल जाते हैं, एयर में ही रहते हैं, और अगर इन्हें इनहेल कर लिया जाए, सांस के द्वारा हम इन्हें ले लें तो ये सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स में आते हैं तो इनका डिफरेंट फिजिकल और केमिकल इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। अगर ये लंग्स में है तो अलग इफेक्ट हो सकता है, अगर ये हमारे गले में है तो इसका एक अलग इफेक्ट हो सकता है। इनमें नाइट्रेट होता है, सल्फेट होता है, अमोनियम होता है, और कभी कभी मेटल और बायोलॉजिकल कंपोनेंट भी होते हैं पार्टिकुलेट मैटर्स में, ठीक है। डीजल और पेट्रोल जो कम्ब्यूशन करते हैं इंजन में, और उसके साथ साथ जो सॉलिड फ्यूल का कम्ब्यूशन होता है, और ये सारी चीज़ें हैं, इनसे पार्टिकुलेट मैटर का कंसंट्रेशन हमारे इन्वायरमेंट में बढ़ता है, और पार्टिकुलेट मैटर के कंसंट्रेशन बढ़ने से इन द लास्ट बढ़ता है पोल्यूशन और ख़राब होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। तो PM 2.5 एंड PM 10, इस बात को याद रखिएगा। इतनी अच्छी इमेज भी मैंने लगाई है, आपको तो समझ ही जाना चाहिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच आज के सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारा मेल दिया गया है oaditya900@gmail.com। आप इस पर अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम वेरियस इंपॉर्टेंट सोर्सेज, वेरियस इंपॉर्टेंट मटेरियल्स देते रहते हैं। चलिए, मिलते हैं कल।